Hey everyone, now comes to the topic types और severity of bed sore. So mainly bed sore की जो है 4 types होते हैं, stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4, जो severe होती है stage 4. सबसे पहले स्टार्टिंग से हम पढ़ेंगे stage 1 प्रेशर अल्सर, जिसमें स्टेज 1 में देखा जाता है दिस स्टेज अफेक्ट्स ओनली द एपिडर्मिस. और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है टाइप्स ऑफ बेड सोर, तो इसे थोड़ा अच्छे से. तो स्टेज 1 प्रेशर अल्सर, सबसे पहले इसमें आता है दिस स्टेज अफेक्ट्स ओनली द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस कौन सी लेयर होती है? हमारी स्किन की जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है, इट इज नोन एज एपिडर्मिस. तो जब स्टेज 1 का प्रेशर अल्सर होता है या बेड सोर होता है तो उसमें सिर्फ एपिडर्मिस अफेक्ट होती है. डीप डाउन जो टिश्यूज होते हैं, डीप डाउन जो लेयर्स होती है स्किन की, वो अफेक्ट नहीं होती है. एट दिस टाइम स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, मीन्स नो ब्रेक डाउन और टियरिंग ऑफ स्किन. इस टाइम पे क्या होता है, स्किन जो है इंटैक्ट रहती है. मतलब बेड सोर के इसमें हम आगे बढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेन करते हैं. पेन, रेडनेस, इचिंग, बर्निंग एंड स्वेलिंग प्रेजेंट. व्हेन यू प्रेस ऑन इट, इट स्टेज रेड एंड डजंट टर्न व्हाइटन और लाइट कलर. क्लीन इट क्लीन्स विथ प्लेन वाटर. मीन्स हम पढ़ेंगे अब स्टेज 1 में क्या होता है, सिर्फ ये एपिडर्मिस अफेक्ट होती है. जब ये वाला किसी पेशेंट में बेड सोर अराइज होता है तो स्टेज 1 का होता है ना, धीरे धीरे तो अंदर तक जाता है. तो स्टेज 1 में क्या देखने को मिलता है, इट ओनली अफेक्ट्स द एपिडर्मिस. इसमें एपिडर्मिस अफेक्ट होती है. स्किन रिमेन्स इंटैक्ट, कि स्किन जो है इंटैक्ट है, मतलब वहाँ पे कोई टीयरिंग वगैरह नहीं है. सिर्फ वहाँ पे क्या है, पेन हो रहा है या फिर पेन, स्वेलिंग या फिर रेडनेस देखने को मिलती है, कि रेडनेस या फिर बर्निंग या इचिंग सेंसेशन होती है वहाँ पे. और अब इसका हम पता भी कैसे लगा सकते हैं. इसका एक पता लगाने का तरीका है कि जब आप उस एरिया में प्रेस करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, जब हम किसी में फिंगर टिप्स में, जैसे फिंगर टिप्स हो गई, वहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, प्रेस करने पे वहाँ पे जो है वो स्किन वहाँ पे थोड़ी वाइटिश हो जाती है. और जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो फिर से जो ब्लड फ्लो, जो भी रेडनेस वहाँ पे वापस आ जाती है ब्लड फ्लो की वजह से. सो व्हेन यू प्रेस ऑन इट, लेकिन अगर हम बेड सोर पे प्रेस करेंगे, जब वो स्टेज 1 का है उसमें प्रेस करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इट स्टेज रेड, कि वो वाइट टर्न होता ही नहीं है, वो रेड का रेड ही रहता है. तो ये एक इंडिकेशन हो जाता है कि हम इसे इंडिकेशन की तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टेज 1 का बेड सोर जो है अराइज हो चुका है. और हमें उस एरिया को कैसे क्लीन करना चाहिए, हमेशा क्लीन विथ प्लेन वाटर, की मतलब नॉर्मल पानी से हमें वहाँ पे उसे क्लीन करना चाहिए उस एरिया को. देन उसके बाद आता है स्टेज 2. स्टेज 2 बेड सोर में क्या होता है, दिस स्टेज अफेक्ट्स टू एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर. इस स्टेज में अब एपिडर्मिस अफेक्ट हो चुकी है. अब धीरे धीरे उसके एपिडर्मिस के जो नेक्स्ट वन अंदर, उसके एपिडर्मिस के नीचे जो लेयर आती है वो होती है डर्मिस. तो यहाँ पे जो स्टेज 2 में डर्मिस लेयर जो है अफेक्ट होगी. इट अफेक्ट टू एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर. इन दिस स्टेज द अल्सर में बी रेफर्ड टू एस ब्लिस्टर और एब्रेशन. वहाँ पे ब्लिस्टर या किस तरह का एब्रेशन जो है फॉर्म हो सकता है. देन पेन एंड स्वेलिंग प्रेजेंट, और सेम वही जैसे स्टेज 1 में देखा था कि वहाँ पे अभी नर्व डैमेज नहीं हुई है, नर्व डैमेज नहीं हुई है, जिस वजह से वहाँ पे पेन हम पेशेंट को फील हो रहा है, पेन एंड स्वेलिंग प्रेजेंट. और स्टेज 2 में अगर स्टेज 2 का बेड सोर है तो पेशेंट को वहाँ वो वाला एरिया जो है नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना चाहिए, ताकि जितने भी लूज एंड डेड टिश्यूज हैं वो रिमूव हो जाए. तो रिमूव लूज एंड डेड टिश्यूज. इसमें स्टेज 2 में ये था कि इट डैमेज टू द एपिडर्मिस एंड डर्मिस लेयर, ब्लिस्टर एंड एब्रेशन फॉर्म्स, पेन एंड स्वेलिंग प्रेजेंट, इट क्लीन्स द एरिया क्लीन्स विथ नॉर्मल सलाइन. ओके. देन स्टेज 3. स्टेज 3 इट अफेक्ट डर्मिस एंड एपिडर्मिस कंप्लीटली. मीन्स अब जो है प्रेशर अल्सर जो है और डीप डाउन अंदर तक जा चुका है. तो एपिडर्मिस भी अफेक्ट हो चुकी है, डर्मिस भी अफेक्ट हो चुकी है. और उसके बाद नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है, सबक्यूटेनियस विजिबल. इसमें अब डर्मिस एपिडर्मिस अफेक्ट हो चुकी है. उसके नेक्स्ट जो नीचे है सबक्यूटेनियस लेयर या सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, जिसे ऑल्सो नोन एज हाइपोडर्मिस, वो जो है वहां तक प्रेशर अल्सर जो है राइज हो चुका है. इसमें इस स्टेज में पेशेंट को कोई पेन फील नहीं होता है जब वो स्टेज 3 तक पहुंच चुका होता है. क्यों? क्योंकि अब डर्मिस जो हमारी जो नर्व एंडिंग होती है वो डर्मिस में प्रेजेंट होती है. और अगर डर्मिस वाला लेयर ही जो है अफेक्ट हो गई, पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, तो मीन्स वहाँ की नर्व्स डैमेज हो गई है, तो पेशेंट को किसी भी तरीके का पेन जो है फील नहीं होगा. और इसमें एक और चीज होता है सेरोसेंगुअस सिक्रीशंस. यहाँ पे
उस एरिया से जो सेरोसेनेगस सिक्रीशन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, मीन्स ब्लड प्लस येलो पस सेल्स. देन a stage 3 ulcer is a full thickness tissue loss. Subcutaneous fat may be visible, but bone, tendon and muscle is not exposed. इस स्टेज में क्या होता है कि सबक्यूटेनियस फैट जो है वो तो विजिबल है कि वहां तक प्रेशर अल्सर जो है पहुंच चुका है, लेकिन अभी उसके नीचे जो फर्दर बोन्स, टेंडन्स एंड मसल्स हैं वो वहां तक एक्सपोज नहीं हुआ. एक्सपोज ना होने का मतलब कि वहां तक अभी वो बेड सोर जो है पहुंचा नहीं है. देन उसके बाद आता है स्टेज 4. स्टेज 4 क्या है? इट इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ प्रेशर अल्सर. अ ग्रेड 4 प्रेशर अल्सर इज द मोस्ट सीवियर टाइप ऑफ प्रेशर अल्सर. कि मतलब अब प्रेशर अल्सर जो है बहुत ज्यादा सीवियर हो चुका है. अल्सर इज द डीपेस्ट एक्सटेंडिंग इनटू द मसल, टेंडन एंड इवन बोन. कि मतलब अब अल्सर इतना अराइज हो चुका है उस पेशेंट में, स्टेज 4 तक पहुंच चुका है कि अब अल्सर ने मसल्स, टेंडन्स और बोन को भी अफेक्ट कर चुका है. इन स्टेज 4 नाउ एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस completely damaged and bone becomes visible. स्टेज 4 में क्या है? एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट या फिर एपिडर्मिस जो लेयर है वो जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और अब बोन जो है विजिबल हो रही है. इट इज पेनलेस. सेम रीजन, बिकॉज dermis is damaged and nerve endings are present in dermis layer. Okay, then skin is severely damaged and the surrounding tissues begins to die. In this stage skin is severely damaged means अब skin जो है पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है. स्किन की लेयर मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है. उसके बाद देन आता है हाइपोडर्मिस लेयर, तो वो भी डैमेज हो चुकी है और ये अब बोन्स तक, टेंडन्स तक और मसल तक पहुंच चुका है. जिस वजह से स्किन तो डैमेज हो गई लेकिन उस वजह से सराउंडिंग टिश्यूज जो उसके आसपास टिश्यूज थे वो भी जो है उन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, वो भी डाई होना धीरे धीरे उनकी भी टिश्यू डेथ जो है शुरू हो रही है, जिसे हम कहते हैं टिश्यू नेक्रोसिस. नेक्रोसिस का मतलब ही डेथ होता है, टिश्यू सेल डेथ. तो टिश्यू नेक्रोसिस. देन उसके बाद पेशेंट हैव हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन. और अगर पेशेंट अब स्टेज 4 में तो उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में चांसेस हैं कि उसमें लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होने के इन्फेक्शन अराइज हो सकते हैं. और जब आप किसी पेशेंट में बेड सोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बेड सोर जो है कितना सीवियर हो सकता है. ओके, तो ये हमने स्टेजेस पढ़ी इसके, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4. अब इसके बाद आते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स. कि बेड सोर्स की मतलब कुछ अर्ली प्रिवेंशन कह सकते हैं हम इन्हें. कि बेड सोर वैसे अगर सीवियर हो गया तो उसका ट्रीटमेंट तो चलेगा ही, लेकिन कुछ अर्ली प्रिवेंशन हम देख सकते हैं कि हम पहले बेड सोर को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो ये प्रिवेंशन है कुछ इसके, लाइक when change position every 2 hours when patient is in lying down position and in every 15 minutes when patient sitting in a chair. मतलब पेशेंट जब सुपाइन पोजीशन में या फिर प्रोन पोजीशन में तो हमें हर 2 घंटे में पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी चाहिए. कि भले ही खुद से पेशेंट मूव नहीं कर पा रहा है लेकिन हमें उसकी थोड़ी हेल्प करके, जो वहाँ का स्टाफ होता है वो उसकी हेल्प करके उससे पोजीशन चेंज करवाए. मिनिमम हर 2 घंटे में करानी चाहिए. और जब पेशेंट चेयर में, कि मतलब वो बेड से उठ के चेयर में आ सकता है, कि मतलब थोड़ी उसमें मोबिलिटी प्रेजेंट है, तो हमें पेशेंट को अगर, और वो इस चांस और उसमें बेड सोर अराइज होने के चांसेस हैं, तो उस पेशेंट में भी हमें हर 15 मिनट्स में जो है उसे थोड़ा मतलब खड़ा कर दिया, बिठा दिया, ऐसे पोजीशन जो है चेंज कराते रहना चाहिए. देन आता है प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर में नेक्स्ट वन इज यूज स्पेसिफिक मैट्रेस. एग्जाम्पल एयर मैट्रेस, वाटर मैट्रेस. देन थर्ड वन इज कीपिंग स्किन क्लीन एंड ड्राई. मेक श्योर द पेशेंट स्किन इज क्लीन एंड ड्राई बाय विच टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन. क्योंकि अगर हमने जैसे कॉज पढ़ा ही था तो वो ये कि कॉज के अपोजिट, कि कॉज को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. जैसे उसमें हमने पढ़ा कि कॉज क्या था बेड सोर का, प्रेशर लग रहा है, तो इसके अपोजिट हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, पोजीशन चेंज करा के.
जैसे वहाँ पढ़ा कि फ्रिक्शन हो रहा है, अगर कॉज क्या होता है कि पेशेंट के बेड में, उस पेशेंट की क्लोथिंग से पेशेंट की बॉडी में फ्रिक्शन हो रहा है, तो इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उस एरिया को या फिर स्किन को जो है क्लीन और ड्राई रखें। देन आता है, जैसे हमने वहाँ पढ़ा था पुअर न्यूट्रिशन भी एक कॉज होता है बेड सोर का, तो यहाँ पढ़ेंगे मेंटेनिंग गुड न्यूट्रिशन कि अगर हम पेशेंट को जो एकदम बैलेंस डाइट या फिर एक मतलब अच्छे से उसका न्यूट्रिशन मेंटेन करें कि किस टाइम पे क्या लेना है क्या नहीं, तो उस वजह से भी जो है बेड सोर जो प्रिवेंट हो सकता है। इंस्पेक्टिंग द स्किन एवरीडे, कि बहुत सारे जो पैरालाइज पेशेंट है या फिर जिन पेशेंट में इमोबिलिटी है कि वो खुद से मूव नहीं कर सकते, तो उनकी मेनली उनकी स्किन, जो रेगुलर पेशेंट हैं कि मतलब आ रहे जा रहे, वो उनके तो खुद को इंस्पेक्ट करना ही चाहिए, लेकिन जो वहाँ पे प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड रिडन पेशेंट्स हैं उनकी स्किन को हमें इंस्पेक्ट करना चाहिए कि ताकि हम अगर कोई हमें अर्ली सिम्टम्स या अर्ली इंडिकेशंस मिले बेड सोर्स के, तो हम उस तरीके से मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकें। देन आता है डूइंग एक्सरसाइज इवन वाइल इन बेड टू इंक्रीज सर्कुलेशन। मीन्स बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनकी हाफ बॉडी या बॉडी का कुछ पार्ट जो है पैरालाइज हो चुका होता है, तो इवन उन पेशेंट को भी हमें बोलना चाहिए कि आप उस पार्ट को या उस एरिया को जो है मूव करने की कोशिश करिए, या अगर वो खुद से नहीं कर सकते तो हम थोड़ी बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं, ताकि वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर पार्ट में जो है सर्कुलेशन बना रहे और वहाँ पे टिश्यू डेथ ना हो। देन उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ बेड सोर, इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं बेड सोर के। लाइक फर्स्ट वन इज प्रोटीन डाइट, विटामिन सी एंड जिंक, कि हमें पेशेंट को प्रोटीन डाइट में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि प्रोटीन हेल्प इन टिश्यू रिपेयरिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि मतलब अब बेड सोर वाला पेशेंट है तो उसकी टिश्यू डेथ तो हो ही रही है, तो टिश्यू रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करना है। देन विटामिन सी फॉर वुंड हीलिंग, विटामिन सी मतलब विटामिन सी किस पे होता है? सिट्रस फ्रूट्स, जितने भी हमारे खट्टे फ्रूट्स होते हैं, लाइक ऑरेंज हो गए, इन सब में जो है ऑरेंज, लेमन, इन सब में जो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ये हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एंड जिंक, और जिंक भी जो है टिश्यू रिपेयर के लिए हेल्पफुल होता है। देन उसके बाद क्लीनिंग एंड ड्रेसिंग ऑफ बेड सोर्स डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ अल्सर, और ये क्लीनिंग और ड्रेसिंग जो होती है पेशेंट की, ये उसके स्टेजेस पर डिपेंड करता है कि स्टेज 1 है तो किस टाइप की ड्रेसिंग या क्लीनिंग उसे प्रोवाइड की जाएगी। जैसे स्टेज 1 में हमें क्लीन वाटर से करते हैं, स्टेज 2 में हम नॉर्मल लाइन से क्लीनिंग करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग स्टेज के अकॉर्डिंग जो है क्लीनिंग और ड्रेसिंग जो है होती है पेशेंट की। देन उसके बाद थर्ड वन इज जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट अप्लाइड। जिस पेशेंट को बेड सोर अराइज हो चुका है तो उसके ट्रीटमेंट में हम जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ऑइंटमेंट मीन्स कोई भी जेल जो है प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। देन एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड, एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती है। देन और अगर पेशेंट को जैसे उसके उस पर बेडिंग या फिर किसी भी चीज़ को जहाँ पे थोड़ा बहुत भी मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो मॉइस्चर को ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 वोल्ट का बल्ब पेशेंट के 45 टू 60 सेंटीमीटर अबव 45 टू 60 सेंटीमीटर अबव जो है एक 100 वोल्ट का बल्ब जो है खोल के रखते हैं फॉर 4 टू 10 मिनट्स, ताकि जो है वो पर्टिकुलर जो वहाँ मॉइस्चर प्रेजेंट है वो ड्राई हो सके। तो ये कुछ ट्रीटमेंट हैं, और इसमें आता है एक स्किन ग्राफ्टिंग भी आता है इस ट्रीटमेंट में। स्किन ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि हेल्दी स्किन, कहीं पेशेंट के अपनी किसी पार्ट से हेल्दी स्किन लेके जहाँ वुंड एरिया, जहाँ पे वो बेड सोर अराइज हो चुका है और वहाँ पे पूरा वुंड बन चुका है, वहाँ पे लगा दी जाती है, ताकि वहाँ की स्किन भी पहले जो और उस पेशेंट की जो हेल्दी स्किन है जहाँ पे मतलब दूसरे पार्ट की तरह भी वहाँ पे ठीक हो जाए, कि मतलब वहाँ की पूरी जो क्लीनिंग वगैरह करके फिर ये स्किन ग्राफ्टिंग वगैरह होती है। देन आता है एक डेप्रीमेंट में क्या होता है, रिमूवल ऑफ डैमेज टिश्यू टू हील प्रॉपरली, कि मतलब डैमेज टिश्यू जहाँ पे ऑलरेडी वुंड बन चुका है वहाँ से जो है डैमेज टिश्यू को रिमूव कर दिया जाता है। क्यों? टू बी फ्री ऑफ डैमेज, डेड एंड इन्फेक्टेड टिश्यू, कि वहाँ पे जितने भी डैमेज और डेड टिश्यू, इन्फेक्टेड टिश्यू है उन्हें हटा दिया जाए, ताकि वो अपने जो और जो टिश्यूज या सेल्स हैं उनको अफेक्ट ना करें। एंड वन मोर थिंग अबाउट क्लीनिंग ऑफ बेड सोर,
that bed sore cleaning is always done from outer to inner, that is outer to inner, मतलब जैसे अगर हम मतलब मीन्स पेरिफ्री टू सेंटर होती है हमेशा क्लीनिंग, और क्लीनिंग देखें तो वो इनर टू आउटर होती है, वहां पे भी सेम वही है, सेम रीजन वही है कि हमें लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया में क्लीनिंग होती है। लेकिन बेड सोर के केसेस में हम क्या देखते हैं कि हम यहाँ पे लेस कंटेमिनेटेड एरिया जो है वो आउटर साइड को मानते हैं और मोस्ट कंटेमिनेटेड एरिया इनर साइड को मानते हैं, इसलिए आउटर टू इनर होती है। बाकी वही करना वही है कि हमेशा लेस कंटेमिनेटेड एरिया से मोर कंटेमिनेटेड एरिया में क्लीनिंग होगी। लेकिन बेड सोर के केसेस में क्या होता है, आउटर टू इनर, और जो अदर क्लीनिंग होती है उनपे इनर टू आउटर होता है। सो अगर हम इसमें और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ी तो उसमें है रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बेड सोर, कि मतलब एक नर्स के क्या क्या रोल हो सकते हैं बेड सोर को मैनेज करने में और प्रिवेंट करने में। सो द फर्स्ट वन इज इंस्पेक्ट ईच प्रेशर साइट्स, कि मतलब जो पेशेंट सस्पेक्टेड है कि हाँ इस पे हो सकता है, इसमें चांसेस हैं बेड सोर अराइज होने के, तो उसके हमें प्रेशर साइट्स, जो भी हमने बोनी प्रोमिनेंट साइट्स पढ़ी है, बोनी प्रोमिनेंस, उन पे जो है इंस्पेक्ट करना है, किसी तरीके को भी स्किन डैमेज तो नहीं हुई है। देन palpate the skin for increased warmth and skin condition assess करनी है एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। जो भी पेशेंट की स्किन कंडीशन है उसे दिन में लगभग 2 बार देखना है कि मतलब कहीं से मतलब बेड सोर अराइज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे अराइज होता है, तो इसलिए जो है हमें इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन्हें। देन आता है असेस द क्लाइंट फॉर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स फॉर बेड सोर डेवलपमेंट, और हमें क्लाइंट में क्लाइंट को जो मतलब जो भी पेशेंट है उसे जो है असेस करना चाहिए फॉर प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की, और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की मतलब ऑल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मीन्स रिस्क फैक्टर्स, जो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फॉर प्रेशर सोर डेवलपमेंट के लिए। तो वही सेम द नर्स शुड बी कंटिन्यूअसली assess the client who are at risk of pressure ulcer development. Okay.